हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन क्लास 11th केमिस्ट्री। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक। आपको पता है पीरियोडिक टेबल जो है पूरा वो ब्लॉक्स के अंदर क्लासिफाई है। तो उन ब्लॉक्स में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक है। तो आपके पास 4 ब्लॉक्स में से इस साल आपके 11th क्लास में हमारे पास एस और पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप्स कंसिडर किए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास एस ब्लॉक भी है 11th क्लास में और पी ब्लॉक भी है, लेकिन पी ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप हैं जो हम इस साल स्टडी करेंगे। बाकी जो सारे के सारे ग्रुप्स है बेटा उस केस के अंदर वो हम नेक्स्ट ईयर स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा और चैप्टर रहेगा दैट इज एस ब्लॉक। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा अपना एस ब्लॉक। अब देखो चैप्टर का नाम है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लिख सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में, व्हाई वी कॉल देम एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हम इसमें बात करते हैं, देखो बेटा एस ब्लॉक, ठीक है बेटा, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट goes to S subshell, if the last electron of any element goes to S subshell, then that element will be in S block। वो एलिमेंट किस में होगा बेटा, फिर S ब्लॉक में होगा। क्लियर है। इसकी एक एक्सेप्शन केस भी है, वी हैव अ एक्सेप्शन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ एस ब्लॉक, दैट इज हीलियम। हीलियम जो है बेटा इसका एक्सेप्शन केस है। हमें पता है कि हीलियम जो है 1s2 उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा s में जा रहा है, लेकिन बिसाइड हैविंग दिस फैक्ट दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपको बात याद रखनी है। अगर आपसे कोई बोलता है अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन इज देयर एनी एक्सेप्शन केस, यस देयर इज वन एक्सेप्शन केस कि हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 एंड इट इज रिगार्डेड एज पी ब्लॉक एलिमेंट। उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। चलो बेटा अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो हम कहते हैं कि हमने बोल दिया कि एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा या एस ऑर्बिटल में जाएगा। अब हम कहते हैं एस ब्लॉक। अब लिटरली हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और बताऊंगा बेटा मैं उसमें क्या क्या होता है। एस ब्लॉक की बात करें तो इस एस ब्लॉक के अंदर वी हैव 2 ग्रुप्स, हमें 2 ग्रुप्स मिलते हैं बेटा। एक होता है ग्रुप 1 एंड सेकेंड इज ग्रुप 2। क्या होता है, एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। इस ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है ना। एंड इस ग्रुप 2 को बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। These are alkali metals and these are group 2 elements are known as alkaline earth metal। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोले या अल्कली मेटल बोले, इनका मतलब होता है बेटा कि जो वाटर से रिएक्ट करके बेस थे। अल्कली का मतलब होता है बेस। अगर ये एलिमेंट वाटर से रिएक्ट करके या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड या बेसिक हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं तो हम उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं बेटा। क्लियर है। और अगर आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो अल्कलाइन का मतलब वही है कि इनकी जो हाइड्रोक्साइड्स होंगी दे आर बेसिक इन नेचर। एंड अर्थ मेटल का मतलब ये है बेटा दे आर जनरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ये जनरली अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। अब देखो यहां पे मैं ग्रुप 1 और अल्कली मेटल की बात कर रहा हूं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कली मेटल तो आप क्या करोगे बेटा, देखो अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो मुझे हाइड्रोजन सबसे पहले रखना होगा। ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम बेटा। क्लियर। ये 3 और 4 7 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। बट अगर आपसे कोई बोले कि अल्कली मेटल्स कौन से हैं बेटा, तो आप बोलोगे लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक दे आर अल्कली मेटल्स।
हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल। दैट इज वाई अगर अल्कली मेटल्स की बात की जाए कभी भी, तो आप याद रखना बेटा कि अल्कली मेटल के केस के अंदर जो लिथियम है दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है बेटा। अब यहां पे जो आपको हर बार इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बेटा, इस केस के अंदर जो फ्रेंशियम है दैट इज रेडियो एक्टिव। दिस फ्रेंशियम एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव बेटा। ये क्या है हमारे पास, रेडियो एक्टिव। H हाइड्रोजन है, इसको हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, देन वी हैव सीजियम एंड दिस इज फ्रेंशियम विच इज रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसका नाम क्या है, फ्रेंशियम। लेट मी चेक वेदर इट इज विजिबल और नॉट। वैसे नहीं है विजिबल, यस बेटा इट इज नॉट विजिबल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है फ्रेंशियम, इसको हम यहां लिख देते हैं, दैट इज फ्रेंशियम। ये इसका नाम है फ्रेंशियम। ठीक है बेटा। तो ये 6 एलिमेंट जो है दे आर व्हाट, अल्कली मेटल्स, उनको हम अल्कली मेटल्स कह देते हैं बेटा। इसी तरीके से इस ग्रुप के अंदर भी बेटा हमारे पास, इस सेकंड ग्रुप के अंदर अल्कली मेटल के अंदर वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये है बेटा, क्या है ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम बेटा। और इसमें भी जो रेडियम है दैट इज आल्सो रेडियो एक्टिव। ये भी क्या बेटा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या बेटा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब देखो ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं एस ब्लॉक के, ये हम इस ग्रुप पे पढ़ेंगे बेटा। इस ब्लॉक के अंदर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हर एक एलिमेंट के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फर्स्ट 2 और 3 एलिमेंट्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं कि ग्रुप 1 का केस क्या रहता है। चलो देखो, अब ग्रुप 1 की बात करें बेटा हम यहां पे, तो हम कहेंगे ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, क्योंकि हाइड्रोजन को हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। ग्रुप 1 मतलब अल्कली मेटल्स बेटा। अब देखो अल्कली मेटल्स की बात करें तो हम शुरू होते हैं किससे, लिथियम से बेटा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इस लिथियम का सबसे पहले एटॉमिक नंबर एंड देन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, इसका बेटा 37 प्लस दैट इज 18, दैट इज 55 बेटा। 55 प्लस 32 दिस इज 87। तो ये इनके एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर को आप भी याद रख सकते हो बहुत इजी तरीके से बेटा। वो कैसे, देखो आपको क्या करना है, सिर्फ पहले में 8 प्लस करना है, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। इस तरीके से आपको ये ऐड करते जाना है। अगर आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर याद है और अगर आपको ये ट्रेंड याद है 8, 8, 18, 18, 32, then you can easily find out the atomic number of alkali metals. And these are the atomic numbers of alkali metal: 87, 55, 37, 19, 11 and 3 बेटा। डन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। दीज आर एटॉमिक नंबर्स। डन। अब इन्हीं एटॉमिक नंबर के बेस पे वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट। हम इन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बेटा। वो देखो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हुए 1s1 1s2 2s1 1s2 2s1 बेटा। अब इसमें क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 बेटा। एंड देन रुबीडियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 बेटा। क्लियर कैसे आएगा? अब सीजियम में देखो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 एंड 6s1 बेटा। ये आगे केस। अभी हम चेक करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं बेटा। क्लियर है? एंड लास्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 4f14 4d10 4f14 5p6 6s2 5d 10 7s1 5d10 7s1 सॉरी बेटा 5d10 के बाद आएगा हमारे पास दैट विल बी 6p6 7s1 इफ आई एम राइट ओवर हियर बेटा। क्लियर है? अगर मैं यहां पे ठीक हूं। चलो फिर चेक करते हैं। देखो कहीं चेक करेंगे बेटा। देखो यहां पे एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो 2 और 1 3 खत्म। यहां पे 2 4 6 10 10 और 1 11 खत्म। 2 4 6 10 12 18 1 19 खत्म हो गया। ठीक है बेटा। खत्म का मतलब ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 4 10 12 18 20 30 36 37 ठीक है बेटा। 2 4 6 10 20 30 36 38 48 और 6 54 और 1 55 ठीक है बेटा। क्लियर है? अब बात करते हैं फ्रेंशियम की। 10 20 30 36 38 48 और 14 48 और 14 48 और 14 की बात करें बेटा 58 और 4 62 62 और 6 62 और 6 68 और 2 70 80 86 और 1 87 ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकते हो क्या होंगी वेरियस एलिमेंट। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो इसको ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, लेकिन जनरली हम क्या लिख देते हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या होता है कि नोबल गैस जो इनसे पहले आ रही हो उसको मेंशन कर दो। सो नो नीड टू राइट दैट। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप यहां पे इसकी लिखना चाहते हो तो आप 1s2 की जगह यू कैन राइट हीलियम डायरेक्टली। तो हीलियम के बाद 2s1 दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। इस केस में बेटा इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो नियोन दैट इज 3s1। एंड इस केस के अंदर बेटा आपको लिखना पड़ेगा 10 और 6 18 दिस इज आर्गन एंड 4s1 बेटा आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से आर्गन क्या है बेटा 18 है और एक उसका 19। अब यहां पे देखो इससे पहले ठीक है बेटा ये आ गया केस। एंड मूव फर्दर दिस। तो इससे क्या आता है बेटा आपके पास आर्गन
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 36 जिसका होता है बेटा, क्रिप्टॉन के बाद 5s1 एंड इसके बाद बेटा 56 होता है जेनॉन का, यहां तक क्या लिखोगे, जेनॉन एंड 6s1 54 होता है जेनॉन का बेटा, 54 और एक 55। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास रेडॉन, जेनॉन के बाद क्या आता है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, उसका होता है हमारे पास 86 के बाद एक बच गया, दैट इज 87। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सो यू कैन राइट लाइक दिस। आप इस तरीके से लिख सकते हो उसको, रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी क्रिप्टॉन, Kr एंड 5s1। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उससे पहले वाली नोबल गैस को लिख दो, मेंशन कर दो, वहां तक वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कवर करेगी एंड एट द एंड जो भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो आप क्या लिख दो बेटा, फर्दर लिख दो उसमें। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये एक तरीका आ गया ग्रुप 1 की अल्कीली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। अब देखो इसमें दूसरी चीज तो नोट करने वाली है बेटा, वो ये है कि यहां पे 2s है, ग्रेजुअली 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, सब s के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, s ब्लॉक एलिमेंट कह देते हैं। डन बेटा, क्लियर है। अब चलो इन s ब्लॉक एलिमेंट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात क्या है बेटा, देखो पहली बात मैं यहां पे बात करता हूं अकरेंस की, आई टॉक अबाउट अकरेंस। ठीक है, तो अल्कली मेटल जितने भी हैं बेटा, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अल्कली मेटल्स आर, बेटा मैं ए लिखा करूंगा, अल्कली मेटल्स AM, अल्कली मेटल्स आर highly reactive in nature. Alkali metals are highly reactive in nature, so they all exist in combined state in the form of oxides, halides, hydroxides, carbonates, etc. ज्यादातर जो अल्कली मेटल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, दैट इज व्हाई दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। कभी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, दे ऑल एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है बेटा। अब कंबाइंड स्टेट में होने की वजह से ये भी याद रख लो, दे ऑल आर केप्ट इनसाइड kerosene oil and other moisture free solvent, other moisture free solvent। ठीक है ना। तो ज्यादातर हम अल्कली मेटल्स को कहा रखते हैं इनसाइड एनी केरोसिन ऑयल एंड अदर मॉइस्चर फ्री सॉल्वेंट, ताकि ये रिएक्ट ना कर सके और हमें प्योर स्टेट में वहां मिले रहे बेटा। नोट करो बेटा इसको जल्दी से, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब देखो डाल,
नाउ सी बेटा देखो, अब बात करते हैं हम इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल मेटल्स बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बेटा अल्कली मेटल की, दैट इज ए। चलो हम 1 लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बेटा, क्लियर है। अब देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, ये हमारे पास 6 मेटल है। और एज वी मूव डाउन द ग्रुप, atomic as well as ionic radii increased। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई दोनों इंक्रीज करते हैं बेटा। अब कई बार पूछते हैं कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करते हैं तो क्यों इंक्रीज करते हैं, उसके लिए रीजन लिख के आते हैं बेटा। आर मतलब रीजन। वो रीजन क्या है देखो बेटा, यहां पे हम कहते हैं उस केस के अंदर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज्ड, सो साइज ऑफ एटम इंक्रीज्ड। जितनी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी उतना साइज बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कई लोग बोलते हैं बेटा कि यहां पे नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है बेटा वो भी तो इंक्रीज करता है। तो आप कहोगे बिल्कुल नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो फैलता है रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा बेटा। लेकिन आप कहोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना डोमिनेट नहीं करता जितना यहां पे क्या होता है बेटा, रिपल्शन डोमिनेट करती है। क्या करती है बेटा, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट बेटा। यहां पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज्ड, और इसको आप बोलते हो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप कहता है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, और उस शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने का जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं वैलेंस शेल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण जो बाहर वाली शेल होती है बेटा वो फ्रीली मूव करती है। दैट इज वाई जितना आप मूव करोगे डाउन द ग्रुप उतना आपके पास एटॉमिक और आयनिक बोथ रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे अगर मैं लिखता हूं बेटा एटॉमिक रेडियस की बात करता हूं तो इस एलिमेंट की बात हम नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहां पे पहला जो केस आएगा दैट इज लिथियम का साइज सबसे छोटा है, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, देन रुबिडियम का और लास्ट में सीजियम का। तो एटॉमिक रेडियस इस तरीके से इंक्रीज करता है बेटा। क्या लिख देंगे यहां पे, एटॉमिक रेडियस या रेडियाई इंक्रीज्ड। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आयनिक रेडियस बोला है, तो दे ऑल एग्जिस्ट इन 1 पॉजिटिव बेटा। तो Ni 1 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, पोटेशियम 1 पॉजिटिव, रुबिडियम 1 पॉजिटिव एंड सीजियम 1 पॉजिटिव। तो इन सब में इंक्रीज होने की वजह से आयनिक रेडियस भी क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक रेडियस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं तो आप बोलना ये +1 में देखी जाती है। जो आयनिक रेडियस है बेटा वो हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आयनिक रेडियस भी, दैट आयनिक रेडियाई आल्सो इंक्रीज्ड, वो भी क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। As we move from top to bottom in the periodic table in the group, then ionic radius increases because one positive oxidation state हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं सबकी, और उसकी वजह से ये इंक्रीज करता है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है केस।
अब हम आगे मूव करते हैं, देखो देखो बेटा, देखो बेटा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेकंड। यहां पे विल टॉक अबाउट सेकंड, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हम सब जो टर्म्स है बेटा वो हम प्रीवियस चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं बेटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम बेटा, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, देखो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आईई। दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव बेटा। किस पर डिपेंड करता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा, क्लियर है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वैलेंस शेल के ऊपर, उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। एंड आल्सो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? साइज के। जितना छोटा साइज होगा उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना बड़ा साइज होगा उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी बेटा। तो ये आ गया केस। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप की। तो हमारे पास क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। दिस इज रेडियो एक्टिव। तो अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे बेटा यहां पे, तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज्ड डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। आईई वैल्यू डिक्रीज्ड डाउन द ग्रुप। क्लियर है केस? तो हम कहते हैं यहां पे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज्ड डाउन द ग्रुप। व्हाई इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप? रीजन क्या है बेटा इसके पीछे? अगर कोई पूछे कि रीजन क्या है इसका, कि भाई क्यों डिक्रीज कर रही है, तो यहां पे दो रीजन है जो ऊपर लिखे हुए बेटा। पहला रीजन ये है साइज ऑफ एटम इंक्रीज्ड, फर्स्ट। सेकेंड है इफेक्टिव Z इफेक्टिव डिक्रीज्ड। साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करें बेटा यहां पे, तो यहां पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं और नोट डाल के, NOTE नोट डाल के बेटा हम लिख सकते हैं यहां पे कि अल्कली मेटल्स हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ IE in their groups, sorry in their periods, ठीक है। उनके अपने पीरियड्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम होगी, एंड दैट इज वाई। और इसी वजह से बेटा हम क्या कहते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, दे आर अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं बेटा।
दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कौन बेटा? अल्कली मेटल्स जितने भी होते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं बेटा। क्लियर केस? आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को आप किस तरीके से चेक करना है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड। देखो 1 2 3 दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी बेटा, टू टॉक अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी HE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं, इसको भी बोल सकते हैं आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बेटा ये याद रखा करो, छोटे छोटे चीजें लिखा रहा हूं बेटा मैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना छोटा साइज होगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और जितना बड़ा साइज होगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी बेटा। क्लियर है? तो अब हम बात करें यहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम की बेटा। ठीक है, वी टॉक अबाउट ऑल दीज एलिमेंट्स। तो व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर बेटा, व्हाट वी आर नोटिसिंग ओवर हियर, दैट इज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, बिकॉज साइज इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा? साइज इंक्रीज करेगा, इसीलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? वहां पे डिक्रीज करेगी। से नोट करो बेटा जल्दी से। फिर मैं आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में एक तो ऐसे पॉइंट बताता हूं जो कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से। देखो बेटा, यहां पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखा सकता हूं मैं आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछता है कि आयनिक रेडियस क्या होता है अल्कली मेटल्स का, तो हम क्या लिखते हैं बेटा? लिथियम पॉजिटिव का सबसे छोटा, सोडियम का उससे बड़ा, पोटेशियम का उससे बड़ा, रुबिडियम का उससे बड़ा और सीजियम का सबसे बड़ा लिखते हैं बेटा। बट अगर आपसे कोई पूछता है बेटा हाइड्रेटेड रेडियाई ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल के हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होंगे? मतलब जब उनके आयंस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तब उनका रेडियस क्या होगा? तो यहां पे हम एक्चुअल रेडियस नहीं लेते बेटा, इफेक्टिव रेडियस लेते हैं। मतलब इफेक्टिव रेडियाई ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। तो उस केस में बेटा ये पूरे का पूरा केस उल्टा हो जाएगा। लिथियम का सबसे बड़ा रेडियस होगा वाटर के अंदर, लिथियम आयन का, एंड जितने भी बड़े साइज के होंगे बेटा उनका कम होगा। तो हाइड्रेटेड रेडियाई ऑफ लिथियम आयन इज मैक्सिमम अमंग द ग्रुप एंड हाइड्रेटेड रेडियाई डिक्रीज्ड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज। साइज इंक्रीज करने के साथ साथ वहां पे हाइड्रेशन रेडियस जो होता है बेटा वो डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं ये जो पॉइंट है बेटा दोनों के दोनों ये कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। वो कहते हैं कि यार किस तरीके से आयनिक रेडियस का ट्रांसफर, किस तरीके से हाइड्रेटेड
या हाइड्रेशन रेडियाई, वाटर के अंदर, एक्वस सोल्यूशन के अंदर, व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ रेडियस ऑफ अल्कली मेटल आयन बेटा. तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन केस ऑफ रेडियस बेटा. क्लियर है केस? ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ डिस्कस फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज फोर्थ, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है ना, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. देखो यू टॉक अबाउट द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे देखो यहां पे, बीपी एंड एमपी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ये सब हमने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि आपको पता है लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म. ये अपने साथ ही मेटल के कंपाउंड बना के बेटा, मेटल अपने साथ बॉन्ड बना के, मेटेलिक बॉन्ड बना के वो एक पर्टिकुलर सॉलिड फॉर्म में रहता है. तो उस सॉलिड फॉर्म के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एंथैल्पी चाहिए, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब हम क्या कहते हैं, बीपी एंड एमपी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, जितनी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी, जितनी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एच एटमाइजेशन. बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच एटमाइजेशन. अगर ये ज्यादा होगी तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. अगर बीपी एंड एमपी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन बॉन्ड एनर्जी बेटा, बॉन्ड एनर्जी पे भी डिपेंड करता है. जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा. क्लियर है? अब हम बोलते हैं जो बॉन्ड एनर्जी है बीई, दैट डिपेंड्स ऑन साइज बेटा. जितना बड़ा साइज होगा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, और जितना कम साइज होगा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी बेटा. क्लियर है? तो हम क्या कहते हैं, देखो इसमें ट्रेंड पढ़ते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम बेटा. तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जितना हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, सुनो, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बोथ डिक्रीज, दोनों के दोनों क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज करेंगे. बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बोथ डिक्रीज्ड एज वी मूव डाउन द ग्रुप बेटा. क्लियर है? जब दोनों डिक्रीज करेंगे, इसके पीछे रीजन क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, व्हाट विल बी द रीजन. देखो ध्यान से, अब तो यहां पे हम रीजन देंगे बिकॉज साइज इंक्रीज्ड, सो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज. डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बेटा तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी. जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है वहां पे. ठीक है? क्लियर है केस? नोट करो इसको, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज आफ्टर दिस इज द फोर्थ नंबर एंड विल डिस्कस फिफ्थ नंबर. देखो बेटा, ठीक है ना. अब देखो फिफ्थ,
We talk about fifth property, that is oxidation state. Oxidation state बेटा, क्लियर है? तो यहां पे हमें ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं. All alkali metals have positive one oxidation state. ठीक है बेटा, इन सब की क्या होती है? पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. और इसके लिए अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो क्या लिखोगे बेटा? दे आर, पहला रीजन, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ठीक है बेटा, सो दे विल रिटेन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ पॉजिटिव वन. सेकेंड देखो बेटा, यहां पे आफ्टर रिमूविंग one electron, they all acquire electronic configuration of nearest noble gas. नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर कर लेते हैं सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद. इसीलिए इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कितनी होती है? दैट इज पॉजिटिव वन ओनली. ठीक है बेटा. अब देखो सिक्स्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बेटा. तो देखो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम. एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी बेटा. अब रीजन क्या है, क्यों डिक्रीज करेगी भाई? तो आप लिख सकते हैं वहां पे रीजन, बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज्ड एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज. मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है. तो जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतनी क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट देखो सेवंथ, सिक्स के बाद सेवंथ बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर. इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर तो क्या होगा बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम बेटा. क्लियर है? तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इंक्रीज्ड. इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या करता है बेटा? दैट इंक्रीज्ड. क्यों इंक्रीज करेगा? रीजन नंबर वन है बेटा यहां पे साइज इंक्रीज्ड. नंबर टू है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज्ड. साइज इंक्रीज करता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है इस केस के अंदर बेटा. रिगार्डिंग माय पॉइंट ठीक है बेटा? क्लियर है कैसे वाला? नोट करो बेटा इसको भी. फिर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है.
देखो बेटा, नेक्स्ट है यहां पे 878। फ्लेम कलरेशन। ठीक है ना, पहली बात बताता हूं फ्लेम कलरेशन कौन से मेटल या एलिमेंट शो करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना इसको। ओनली those elements show flame coloration. Only those elements show flame coloration which have very small value of आयनाइजेशन एंथैल्पी। जिन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होगी बेटा, वही सिर्फ फ्लेम कलरेशन शो करते हैं। याद रखना, क्यों? क्योंकि देखो फ्लेम का मतलब होता है आपने कोई आग जला ली बेटा, फ्लेम कर लगा ली, जैसे मोमबत्ती जला ली, उसकी फ्लेम है। अगर आप उस फ्लेम के अंदर उस मेटल को कॉपर वायर के साथ स्टिक करा के बेटा हीट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, वो जो मेटल होता है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहिए, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है तो कुछ रेडिएशंस को रिलीज करता है। जो भी रेडिएशन को रिलीज करेगा बेटा, दैट विल बी द कलर टू दैट पर्टिकुलर फ्लेम। और इस फ्लेम कलरेशन की वजह से हम बहुत सारे एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री की हेल्प से हम ये बता देते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर ड्यू टू द फ्लेम कलरेशन, या कौन सा एलिमेंट हमें मिला है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक फ्लेम कलरेशन होती है। अगर वो शो करता है तो, अगर उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है बेटा, कम है तो। ठीक है, अब देखो इसमें हम बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करते हैं बेटा, ये एलिमेंट है। यहां पे जो फ्लेम कलरेशन आती है लिथियम की, दैट इज क्रिम्सन रेड। ठीक है, दैट इज क्रिम्सन रेड। इसके आती है बेटा आपके पास गोल्डन येलो। ठीक है, इसकी आती है आपके पास पेल वॉयलेट। इसकी आती है बेटा आपके पास रेडिश वॉयलेट, और इसकी आती है आपके पास स्काई ब्लू। तो ये कलर है। ये अगर आप लिथियम को कॉपर वायर के अटैच करके उसको फ्लेम में रखोगे तो आपको उस फ्लेम का कलर क्रिम्सन रेड नजर आएगा। अगर आपको गोल्डन येलो नजर आ रहा है तो सोडियम है, अगर आपको पेल वॉयलेट नजर आ रहा है तो पोटेशियम है, अगर आपको रेडिश वॉयलेट नजर आ रहा है तो रुबिडियम है, अगर आपको स्काई ब्लू नजर आ रहा है तो सीजियम है। इस तरीके से हम फ्लेम कलरेशन देख सकते हैं बेटा। तो देखो फ्लेम कलरेशन का मतलब क्या होता है, याद रखने के लिए बेटा, जैसे सपोज करो सोडियम ले लिया, सोडियम में हमारे पास कितने शेल है, 3, तो यहां पे 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लेम के कलर को लेके बेटा, ठीक है, फ्लेम मतलब ये आपने मोमबत्ती ले ली सपोज करो, या बंसन बर्नर ले लिया लैब्स के अंदर, ये फ्लेम आ गई बेटा, क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस फ्लेम से एनर्जी लेता है एंड एक्साइट होके यहां पे पहुंच जाता है बेटा, डन। अब कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जब वो वापस आएगा तो कुछ रेडिएशन रिलीज करेगा, और जो रेडिएशन रिलीज करेगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कलर होगा, एंड दैट विल बी द कलर टू द फ्लेम, और वो फ्लेम का कलर होता है। सिर्फ वही एलिमेंट फ्लेम कलरेशन शो करते हैं बेटा जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है या बहुत कम वैल्यू होती है, वही सिर्फ फ्लेम कलरेशन शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ना यहां पे, नेक्स्ट है 9th, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बेटा, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मास भी इंक्रीज कर रहा है बेटा,
और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। देखो अगर लिथियम से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर आप लिथियम से सीजियम की तरफ मूव कर रहे हो तो मास इंक्रीज्ड, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। बट यहां पे जो आपको याद रखना है, बट मास इंक्रीज्ड इज मोर देन वॉल्यूम इंक्रीज्ड, सो डेंसिटी इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप। इसलिए डेंसिटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। याद रखना बेटा, मास और वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं डेंसिटी केस के अंदर। जितने भी एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास अगर डोमिनेट कर रहा है यहां पे तो क्या होगा, उस वजह से डेंसिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी इस केस के अंदर बेटा। क्लियर, नोट करो बेटा प्रॉपर्टी, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट बेटा देखो आप यहां पे 10th, दैट इज रिड्यूसिंग, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। देखो क्या होता है, ओनली दोज मेटल्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट whose ionization enthalpy is very small, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं बेटा देखो कि मेटल, इफ मेटल ejects electron in the presence of sunlight, then it can show photoelectric effect, ठीक है। तो यहां पे सीजियम मेटल एक ऐसा है, सीजियम मेटल शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है बिकॉज इट हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है एंड दैट इज व्हाई सीजियम मेटल जो है बेटा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो होता है जब किसी मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और उस केस के अंदर क्या होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। तो ये आजकल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटा, इस इफेक्ट के लिए हम क्या कहते हैं, सोलर सेल वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे इस इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा या लूज करेगा मेटल, उतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट देखो बेटा 11th, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है ना। हम कहते हैं, आप देखो ना, रिड्यूसिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, देखो लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो सीजियम मस्ट बी हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, फिर रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम एंड देन लिथियम। सबसे एंड में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम। बट ठीक है, बट होता क्या बेटा, लिथियम यहां से जंप करके यहां पे आया था बेटा, आगे आया था इससे। तो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉलोड बाय सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम एंड सोडियम। ये केस है बेटा, लिथियम जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, वो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे बेटा। तो आप याद रखो, लिथियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इन सब के अंदर बेटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 11th 12th बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। All metals conduct electricity as well as heat. They are good conductor of heat and electricity in their molten state. अगर solid state में है बेटा तो बहुत मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन मेटल्स तो जनरली कर देते हैं क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट भी, ठीक है ना। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है केस। अब देखो नेक्स्ट 13 आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है ना, इसमें क्या कहेंगे देखो, बीइंग हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, दे all form ionic compounds whenever react with non-metals। ठीक है ना, ये करते हैं। सेकेंड इसमें याद रखो, लिथियम being small in size form few covalent compounds as well। लिथियम का छोटा साइज होने की वजह से लिथियम कोवलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करता है यहां पे बेटा, क्लियर है केस। तो ये हमारे पास एस ब्लॉक के पहले ग्रुप की अल्कली मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।